गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन जीव अवस्था और जीव का उपापचय आधार पढ़ रहे थे अपन कि जीवन के लिए क्या किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उनकी बात की थी। आज अपन स्टार्ट करें एंजाइम। आज अपनी हेडिंग है एंजाइम। कि भाई एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं आज अपन कि एंजाइम क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो जो आपके एंजाइम क्या है कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं। कि भाई कोई भी जीव है कि एंजाइम क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ये और जो आपके एंजाइम होते हैं ये बहुत सी क्या करते हैं, आपके अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और ये अभिक्रियाएं जो होती है, ठीक है, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य किनका होता है, एंजाइम का होता है। जैसे अभिक्रिया की दर जो होती है वो आपके बढ़ जाती है। और एंजाइम की खोज किसने की, ठीक है, और एंजाइम के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने वाले कौन है, इन सब की अपन बात अब करने वाले हैं। तो अब क्या एंजाइम क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। और ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। और एंजाइम क्या है, एक जटिल के जो एंजाइम है वो क्या है, एक आपके जटिल प्रोटीन यौगिक से बने होते हैं। कि जितने भी एंजाइम सब किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन की संरचना पर पढ़ चुके हैं, प्रोटीन कितनी जटिल संरचना है। और इनका निर्माण केवल जीवित कोशिकाओं में होता है। कि एंजाइम का निर्माण किस में होता है, सिर्फ जीवित कोशिकाओं में। जीवित कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है। कि जो जीवित कोशिकाएं होती है उनके अंदर इनका निर्माण होता है। इसके आगे देखिए कि वैज्ञानिक हुए थे कुहेन ने। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। कि जो एंजाइम शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, कुहेन के द्वारा दिया गया था। और एंजाइम शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। कि एंजाइम शब्द वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और सबसे पहले एंजाइम शब्द प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कुहेन ने। और जो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, इसका मतलब होता है कि एंजाइम जो होता है वो दो शब्दों से बना है, इन और जाइम। इनका मतलब होता है इन मतलब अंदर, और जाइम मतलब होता है यीस्ट। यीस्ट मतलब कवक है। और एंजाइम वे प्रोटीन यौगिक है जो सजीव कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब अभी खुद अभिक्रिया हम भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, उसको टाइम 1 घंटा लग रहा है बिना एंजाइम के उपस्थित। और जैसे ही एंजाइम उपस्थित होगा, एंजाइम उसमें आ जाएगा, वो अभिक्रिया आपके 1 घंटे की तुलना में आधे घंटे में 15 मिनट हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उत्प्रेरण अभिक्रिया की दर को बढ़ा लेते हैं, खुद भाग नहीं लेते हैं। कौन, एंजाइम। इसके आगे बात करें कि एंजाइम प्रोटीन अणु होते हैं। कि भाई एंजाइम जो किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए अणु होते हैं। और ये विशिष्ट उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। ये जैव उत्प्रेरक या जैव मध्यस्थ आदि नामों से भी जाने जाते हैं। कि भाई एंजाइम का अदर नाम क्या है, कैसे कुछ जैव उत्प्रेरक भी बोलते हैं, कि कुछ चीज़ें कि जैव उत्प्रेरक भी एंजाइम को कहा जाता है, और जैव मध्यस्थ भी कोई कहा जाता है। तो इसके दो नाम है, जैव उत्प्रेरक और जैव मध्यस्थ। तो ये दो नाम किसके हैं, आपके एंजाइम के ही हैं। जैव उत्प्रेरक और जैव मध्यस्थ भी इसको कहा जाता है। इसके आगे बात करें, थोड़ा सा देखो इसको रफ कर लेते हैं। के वैज्ञानिक हुए थे बुकनर। ठीक है, और बुकनर ने सबसे प्रथम क्या किया था कि यीस्ट कोशिका क्या है, ये कवक है।
ठीक है। तो कवक के अंदर ईस्ट कोशिकाओं में जाइमेज, क्या है जाइमेज नामक प्रथम एंजाइम खोजा था। तो बुकनर ने सबसे पहले एंजाइम किसको, कौन से एंजाइम को खोजा था, जाइमेज को, किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। तो प्रथम खोजा गया एंजाइम, प्रथम खोजा गया एंजाइम, ठीक है। इसके आगे बात करें कि वैज्ञानिक हुए थे सुमनर, वैज्ञानिकों का नाम जरूर याद रखना है इनके बारे में, एंजाइम के बारे में। सुमनर ने सर्वप्रथम कब, 1926। बुकनर की बात कब है, 1897 की, ठीक है। 1926 में इन्होंने सर्वप्रथम यूरिएज, क्या सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीय रूप में, क्रिस्टल मतलब जैसे शक्कर है, नमक है, ऐसे बोलते हैं, क्रिस्टलीय रूप, दाने के रूप में, क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया था। तो सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का कार्य किसने किया था, सुमनर ने। कौन से एंजाइम को, यूरिएज एंजाइम ने प्राप्त किया। उसके बाद बात करें अपन के आगे एक और वैज्ञानिक नाम आता है बर्जीलियस, कि बर्जीलियस ने एंजाइम की सबसे पहले जैव उत्प्रेरक रूप में पहचाना, कि बर्जीलियस ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा, जैव उत्प्रेरक, ठीक है। और इसके आगे बात करें, इसके बाद वैज्ञानिक आता है इमल फिशर। इमल फिशर ने एंजाइम क्रियाविधि को, एंजाइम की जो क्रियाविधि के, एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं, तो एंजाइम क्रियाविधि को समझाने के लिए, एंजाइम क्रियाविधि को समझाने के लिए क्या दिया था, ताला चाबी सिद्धांत दिया था। ताला चाबी या ताला कुंजी एक बात है, लॉक एंड की सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल, किसने, इमल फिशर ने। और उसी के अनुसार कोस्टलैंड हुए थे वैज्ञानिक, कोस्टलैंड ने भी क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, प्रेरित आसंजन सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोस्टलैंड ने क्या दिया था, प्रेरित आसंजन का सिद्धांत दिया था। तो ये कुछ आपके सामान्य अपने वैज्ञानिकों के बारे में हो गया कि वे कौन से वैज्ञानिक ने क्या दिया था। तो ये बुकनर ने बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं में जाइमेज खोजा था, ठीक है। और सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण बात रही गई अपने कि भाई एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कोहेने ने, पढ़ लिया था अभी अपने, कोहेने वैज्ञानिक थे, इन्होंने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग किया किसने, कोहेने ने, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं, तो ये तो वैज्ञानिकों के बारे में हो गया। अब देखिए एंजाइम सक्रियता की बात करते हैं कि एंजाइम सक्रिय कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसके सिद्धांत क्या है, नामकरण कैसे हुआ, सब डिटेल में पढ़ने वाले अपन, ठीक है, एंजाइम के बारे में। और एंजाइम ही अपने इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग है, और वैसे मैं आपको एंजाइम इतना है नहीं, उतना डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है इनकी बात करेंगे, देखिए समझा। और क्या जरूरत है सक्रियण ऊर्जा की, केमिस्ट्री में भी आती है, आपके फिजिक्स के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत रोल है, और बायो में भी है। देखिए कि अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, कि अधिकतर जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है स्वतः प्रारंभ नहीं होती है, क्योंकि अभिकारकों या क्रियाकारकों में अणुओं में ऊर्जा अवरोध पाया जाता है। कि भाई अभिक्रिया क्या हो, जैसे मान लीजिए ए और बी है, ये मिलकर सी और डी बनाते हैं। देखिए आपको पता है, छोटी क्लास में पढ़ चुके, फिर बता देता हूँ कि एक अभिक्रिया जो होती है उसमें ये ए और बी है क्या, अभिकारक है,
देखिए मैं थोड़ा कोई डाउट है, ये अभिकारक या अपन क्रियाकारक कह सकते हैं। ये भी क्रियाकारक है, ये भी क्रियाकारक है। एक से अधिक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और भी हो सकते हैं प्लस का चिन्ह। और ये तीर का चिन्ह बता रहा है अभिक्रिया की दिशा, कि अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है। और ये क्या बन रहे हैं, उत्पाद। इन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। तो जितनी भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है स्वतः प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि अभिकारक या जो आपके क्रियाकारक होते हैं, क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक जो होते हैं, इन अणुओं में क्या होती है, ऊर्जा अवरोध पाया जाता है। ठीक, ऊर्जा अवरोध पाया जाता है, जिससे ये क्रियाशील नहीं हो पाते। और क्रियाधार के जो अणु हैं, इस ऊर्जा अवरोध कम करने के लिए इनको क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कि भाई ये अभिकारक जो मिलकर उत्पाद बनाए, ये स्वतः कुछ अभिक्रिया होती है, वो स्वतः नहीं होते, क्योंकि इनमें एक एनर्जी गैप पाया जाता है। उस एनर्जी को गैप को पार करके ही उत्पाद बदला जा सकता है, और उस गैप को पार करने के लिए इनको क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और न्यूनतम ऊर्जा का वह, ठीक है, कि इनमें उस अवरोध को पार करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और आपके जो क्रियाधार होते हैं, इस ऊर्जा अवरोध को कम करने के लिए क्या करते हैं, इनको ऊर्जा की आवश्यकता है। कि भाई एक अवरोध बना हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं समझाऊँ आपको, ये ए और बी है, इनको बनाना है, इनको इस पथ से होकर जाना, फिर जाके सी और डी बनेगा। अब ये इस अवरोध को पार करके ऐसे आएंगे, तब जाकर उत्पाद बनेगा। अब इनके पास इस अवरोध को पार करने के लिए क्या है, एक तो इस अवरोध को कम करें, इस अवरोध को कम करने के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इनके पास होती नहीं है। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा क्या है, कि न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। लिख देता हूं, देखिए, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए कि न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। कि भाई इनको इतनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए ताकि इस अवरोध को कम करके ये किस में बदल सके, उत्पाद में बदल सके, अभिक्रिया में भाग ले सके, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, कि भाई सक्रिय ऊर्जा जो है, अब देखिए वो चीज़ अभी डायग्राम के द्वारा समझे अपन, सिंपल सी। तो मान लीजिए ये ए और बी अभिकारक है, इनको उत्पाद में बदलना है, ये अभिकारक यहाँ पे उत्पाद में बदलना, और ये एनर्जी गैप है, और यहाँ उत्पाद है कौन, सी और डी। अब ये क्या है, ये जो क्या कहलाता है, ये आपके एनर्जी गैप क्या कहलाता है, सक्रियण ऊर्जा है। तो एंजाइम क्या करते हैं, ये कब है, जब एंजाइम अनुपस्थित है। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो होता है वो इनको एनर्जी देता है, और ये सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये ए और जो बी है ये किस में बदल जाएंगे, सी और डी में, और ये सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, इसकी तुलना में कम। तो एंजाइम क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके इन अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। अब देखिए बात करते हैं इसके आगे। कि वे साधारण अभिक्रिया में उस ताप पर अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। जो सामान्य अभिक्रिया की बात करें, साधारण अभिक्रिया क्यों होता है कि भाई ताप, जो साधारण अभिक्रिया क्या होता है, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर क्या होता है कि अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है, क्योंकि अधिक तापमान पर क्या हो जाती है, ऊष्मीय विदलोड़न द्वारा अधिक अणुओं का क्या होता है, सक्रियण होता है। परंतु एंजाइम की उपस्थिति में से अभिक्रिया सामान्य ताप पर ही होती है, क्योंकि एंजाइम जो है वो अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते, कम। कि भाई एक कंडीशन ये भी एंजाइम नहीं हो, लेकिन टेम्परेचर उच्च होता है, टेम्परेचर जब हाई होता है, उच्च होता है, तापमान उच्च होता है,
तो अभिक्रिया की ऊष्मा की वजह से क्या हो जाती है, अधिक अणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आपकी अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सामान्य ताप पे बात करें, रूम टेम्परेचर पे बात करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें, तब एंजाइम ही इन अभिक्रियाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि एंजाइम जो है वो क्या करता है, आपके अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। और एंजाइम जो है वो प्रारंभिक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। कि भाई एंजाइम क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रारंभिक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है आपके, ठीक है, कि प्रारंभिक अणु जो होते हैं उनसे संयुक्त होकर क्या करता है, अपनी सतह पर क्या करता है, आपके उनको अधिशोषित करता है, ग्रहण करता है, और फिर क्या करता है, एंजाइम मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स बनाता है। और मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एंजाइम जो है क्रियाधार द्वारा आवश्यक सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। कि भाई क्या होता है कि एंजाइम प्रारंभिक जो अणु है, मतलब अभिकारक जो है, जैसे ए और बी है, इस अणुओं से क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। मान लीजिए एंजाइम ई है, इससे जुड़ गया और संयुक्त होकर अपनी सतह पर उनको क्या कर देगा, चिपका लेगा, ठीक है, या ग्रहण कर लेगा, और क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना, उसे बोलेंगे अभिकारक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या सेमिस्टर हिंदी में कहते हैं। अब ये बना लिया। अब ये एंजाइम क्या किया इसने, एंजाइम ने, कि जो अभी प्रारंभिक जो आपके एंजाइम जो है प्रारंभिक अणुओं से क्या कर देता है, जुड़ जाता है, प्रारंभिक अणु अभिकारक से जुड़ गया और क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है तो ऊर्जा क्या हो जाती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कॉम्प्लेक्स को क्या होती है, ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। क्यों, कि एंजाइम क्या करता है, इन क्रियाधार के अणुओं की क्या कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो एंजाइम क्या करता है, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि भाई सेमिस्टर का निर्माण हुआ और सेमिस्टर के निर्माण से क्या हो जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और सक्रिय ऊर्जा कम होती है। इससे अधिक संख्या में क्या होते हैं, आरंभिक अणु भाग लेते हैं, कि प्रारंभिक अणु जो होते हैं वो भाग लेते हैं। और सक्रिय ऊर्जा में कमी अभिक्रिया के दोनों दिशाओं के लिए होती है और एंजाइम अभिक्रिया की गति को उस हद तक तेज करता है साम्यावस्था स्थापित हो जाए। कि भाई अभिक्रिया जो होती है दो दिशा में होती है, जैसे ए प्लस बी है, एक अभिक्रिया ये इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो ये अभिक्रिया की जो आपके सक्रिय ऊर्जा कम करेगा, दोनों में होगी, इधर भी होगी इधर भी होगी। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे उत्पाद जो है अभिकारक जो उत्पाद में बदलेंगे तो ये एंजाइम जो है वो आपकी अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, रोक देगा फिर, ठीक है। यदि मान लीजिए रुके नहीं तो वापस सी और डी किस में बदल जाएंगे, ए और बी में बदल जाएंगे। तो साम्य अवस्था वाला होता है जब ये पूरी तरह से इनसे पूरी तरह से ये चीज़ बन जाए तो साम्य अवस्था वाला कोई चीज़ होती है। मान लीजिए आप एक ट्यूब ले लेते हैं, सामान्य रूप से ये ट्यूब ली मान लीजिए, ठीक है, एक ट्यूब में मान लीजिए इसमें पानी ज़्यादा है, यहाँ तक है, और इस ट्यूब में पानी यहाँ तक है। तो ये पानी क्या होगा, यहाँ तक इसके लेवल में आ जाएगी, फिर ही रुक जाएगा। इससे कहते हैं साम्य अवस्था। लेवल इक्विवेलेंट हो जाते हैं, मात्राएं बराबर हो जाती है दोनों तरफ, तो क्या हो जाती है, उसे बोलते हैं साम्य अवस्था के बीच की इक्वल कंडीशन आ जाती है। कि भाई एक और पॉइंट है कि सक्रिय ऊर्जा जो होती है ये आपके व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, अभिक्रिया की दर। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, देखिए अभिक्रिया की दर मतलब अभिक्रिया कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, उसे अभिक्रिया की दर बोलते हैं। मान लीजिए सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, तेज होगी। सक्रिय ऊर्जा की दर ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि सक्रिय ऊर्जा अधिक होने पर अभिक्रिया की दर, मतलब अभिक्रिया जो होने की दर है, अभिकारक से उत्पाद बनने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मान लीजिए अभिक्रिया की दर तेज है, सक्रिय ऊर्जा कम होगी। सक्रिय ऊर्जा कम है, अभिक्रिया की दर तेज होगी, एक ही बात। दो चीज होती है, एक होती है समानुपाती, जब जैसे लिखा जाए x समानुपाती y, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये ऐसे ऐसे 1/x 1/y समानुपाती। इस कंडीशन में क्या होगा, समान अनुपात मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट होगा, जैसे मान लीजिए ये बढ़ेगा तो ये चीज घटेगी, और ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगी तो ये बढ़ेगा। व्युत्क्रमण उल्टे क्रम में काम होगा। तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इस प्रकार से। तो इसलिए क्या होता है कि भाई एंजाइम जो होते हैं पौधे के सभी भागों में पाए जाते हैं, लेकिन उन भागों में अधिक होते हैं जहां उपापचय क्रिया अधिक होती है। तो एंजाइम की उपस्थिति और वितरण के आधार पर दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं आपके, एक होते हैं अंत्य एंजाइम, एक होते हैं बाह्य एंजाइम। उनकी बात करते देखिए,
अंत्य एंजाइम और बाह्य एंजाइम। देखिए कैसे एंजाइम जो कोशिका के भीतर कार्यशील होते हैं, कोशिका के अंदर या भीतर, कोशिका के भीतर कार्यशील या प्रगतिशील होते हैं। और बाह्य एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो कोशिका के बाहर कार्यशील हो, कोशिका के बाहर कार्यशील हो, कार्य करते हो, वर्क करते हो, कुछ भी हो सकते। अतः इन्हें क्या बोलते हैं? अंत्य कोशिकीय एंजाइम कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य कोशिकीय एंजाइम कहा जाता है। दो प्रकार के एंजाइम हो गए। अब देखिए एंजाइम की संरचना व संगठन की बात करते हैं। एंजाइम किन चीजों से मिलकर बना होता है उनकी बात करते हैं। ठीक है, एंजाइम की संरचना व संगठन की बात करते। देखिए कि भाई ऐसे कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। देखिए कि एंजाइम क्या है? केवल प्रोटीन ये बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सरल एंजाइम। कि एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम केवल प्रोटीन से बने होते हैं, तो ऐसे एंजाइम को क्या कहा जाता है? सरल एंजाइम। तो जब एंजाइम में प्रोटीन के साथ एक अप्रोटीन भाग जुड़ जाता है, कि भाई एंजाइम जो है किससे बना? प्रोटीन से। अब प्रोटीन के साथ मान लीजिए अप्रोटीन भाग भी जुड़ जाता है, कि भाई एंजाइम में कुछ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, तो अप्रोटीन भाग जुड़ जाता है, तो ऐसे एंजाइम को क्या कहा जाता है? संयुग्मित एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या हो जाएगा? संयुग्मित हो जाएगा। ठीक है, संयुग्मित एंजाइम हो गया। अब देखो एंजाइम की जो अणु की संरचना है उसको दो भागों में बांट रखा है, कि एक तो प्रोटीन वाला भाग, एक आपके क्या है? प्रोटीन रहित भाग या अप्रोटीन भाग, ऐसे कहेंगे प्रोटीन रहित भाग। ठीक है, अब प्रोटीन रहित भाग जो होता है, प्रोटीन युक्त भाग ऐसे कहा जाता है एपो एंजाइम, और जो अप्रोटीन वाला भाग इसे कहा जाता है प्रोस्थेटिक। प्रोटीन में ना प्रोस्थेटिक समूह, मैंने आपको कहा था एंजाइम में पढ़ाऊंगा मैं, प्रोस्थेटिक समूह या इसे कहते हैं कोफैक्टर। तो एंजाइम जो होते हैं उनमें सरल एंजाइम जो सिर्फ किससे बनो? प्रोटीन से। केवल का मतलब सिर्फ प्रोटीन, अदर कुछ भी नहीं। संयुग्मित एंजाइम मतलब प्रोटीन के साथ अप्रोटीन भाग भी आ सकता है या प्रोटीन रहित संरचना भी आ सकती है। जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे एपो एंजाइम, जो प्रोटीन भाग नहीं होता उसे प्रोस्थेटिक समूह या फिर क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहा जाता है। अब देखिए इसके आगे थोड़ी बात और करते हैं। वेपर ने क्या पढ़ लिया? संयुग्मित प्रोटीन जो किससे बनी होती है? आपके प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग को अपने क्या कहा? एपो एंजाइम, और जो अप्रोटीन वाला भाग है इसे क्या कहा आपने? कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक समूह या कोफैक्टर। ये बात होगी। अब इसके आगे देखिए कि एपो एंजाइम तथा प्रोस्थेटिक समूह दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पूर्ण एंजाइम बनाते हैं। कि भाई एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह जो है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम। इन्हें क्या कहा जाता है? होलो एंजाइम। और उत्प्रेरण की क्रिया में होलो एंजाइम को सक्रिय करता है, क्योंकि उत्प्रेरण की जब क्रिया होती है होलो एंजाइम क्या होता है? सक्रिय रहता है और विघटित होकर क्या बनता है? एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। कि भाई जब अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है एंजाइम तो उसमें क्या होता है? होलो एंजाइम होता है। ठीक है, कि उत्प्रेरण क्रिया में होलो एंजाइम सक्रिय रहता है और जैसे ये विघटित होता है तो किसमें टूट जाता है? तो ओपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक जो समूह क्या है? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो एलो एंजाइम क्या है? पूर्ण एंजाइम। और प्रोस्थेटिक समूह जो है इसके दो भाग है, कि जो प्रोस्थेटिक समूह है तो प्रोस्थेटिक समूह दो भाग है, एक सक्रिय कारक, दूसरा है आपके
सह एंजाइम, इसे कहा जाता है को एंजाइम। किसके भाग है ये? प्रोस्थेटिक समूह के भाग है। कौन? सक्रिय कारक और आपके सह एंजाइम। अब सक्रिय कारक क्या होते हैं, सह एंजाइम क्या होते हैं, इनके बारे में अपन है जो जानकारी है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।